नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी शौर्य क्लासेज उदयपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्राचीन स्रोत हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के, जिसमें हमने हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और प्राचीन सभ्यताओं में हमने पहली सभ्यता जो हमारी प्रारंभ की है वो है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में मैंने आपको पूरी एक कहानी सुनाई थी, जिसके माध्यम से आप काफी हद तक इसे याद रख सकते हो। आज हम कालीबंगा सभ्यता को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने कहानी सुनी थी, सेकंड पार्ट में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, हुआ क्या था, ये हमारा राजस्थान, यहां एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जिसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसी तरह से शिवालिक पर्वतमाला है। शिवालिक पर्वतमाला की एक पहाड़ी है दोस्तों, जिसका नाम है कालकाकी पहाड़ी। और कालकाकी पहाड़ी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। यहां से एक नदी निकलती है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहती हुई, कहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहती हुई कहां तक जाती है? पाकिस्तान तक। दोस्तों, जब ये नदी अपने तेज उफान पर होती है तो अपना जल कहां तक ले जाती है? तो अपना जल ले जाती है फोर्ट अब्बास तक। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि घग्गर नदी, हम बात कर रहे हैं किस नदी की? घग्गर नदी की। घग्गर नदी जब तेज उफान पर होती है तो अपना जल कहां तक ले जाती है? फोर्ट अब्बास तक। और दोस्तों, इसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से। और हकरा नाम कहां दिया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में इसे सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया जाता है? हकरा नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे राजस्थान तक आते आते दोस्तों घग्गर नदी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे घग्गर नदी को अनेक नामों से, जैसे घग्गर, मृत, नाली, नट, पाट, सौतर, इसी को कहते हैं लेटी हुई, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। घग्गर, मृत, नाली, नट, पाट, सौतर, लेटी हुई, राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कालका की पहाड़ी, अर्थात हम कह सकते हैं शिवालिक पर्वतमाला में अधिक बारिश होती है तो हमारे गंगानगर जिले का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन, वो जलमग्न हो जाता है, वहां बाढ़ आ जाती है, वहां का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का शोक। दोस्तों, घग्गर नदी से पूर्व यहाँ जो उत्तर पश्चिमी भाग में हमारे राजस्थान के में जो नदी बहती थी, उससे पूर्व जो यहाँ नदी बहती थी वो थी सरस्वती। तो दोस्तों, ये भी आ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के मुहाने पर विकसित हुई, तो सरस्वती भी आपको वो दे सकता है, घग्गर भी दे सकता है। ध्यान रखना, सरस्वती को नदी तमा भी कहा जाता है दोस्तों, नदी तमा भी कहा जाता है। इसी को दोस्तों द्रशदवती भी कहते हैं, कुछ भी दे सकता है आपको। सरस्वती नदी अब वहां प्रभाव के कारण जब धीरे धीरे विलुप्त हो गई तो इसके स्थान पर जो नदी बहने लगी वो थी कौन सी? घग्गर। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के मुहाने पर हुआ और सरस्वती ना दे तो वो क्या देगा? घग्गर देगा, क्योंकि जो उत्खनन कार्य हुआ है, खोज हुई है, वो किस पे? घग्गर नदी पे हुई है। घग्गर नदी के मुहाने पर आपको पता ही है हमारा जिला कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों जो सभ्यता विकसित हुई है वो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता
घग्गर नदी के मुहाने पर किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम हमें जानकारी किसने दी? सर्वप्रथम जानकारी, तो सर्वप्रथम जानकारी यदि हमसे पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, हमें आंसर देना है टेसीटोरी। टेसीटोरी इटली निवासी थे। कौन? टेसीटोरी। टेसीटोरी अपने खोज अभियान के दौरान जब हमारे राजपूतान आए तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। जानकारी दी टेसीटोरी ने। दोस्तों टेसीटोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आया डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो बीकानेर के हमारे एक राजकुमार हुए जिनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की बेली किशन रुक्मणेरी ख्यात। पृथ्वीराज राठौड़ को टेसीटोरी ने क्या कहा? डिंगल का हेरोस कहा। दोस्तों इनका ये बीकानेर साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ आए थे और टेसीटोरी का देहांत भी बीकानेर में हुआ था। इनका स्मारक बनवाया गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य अभिलेखागार के समीप। इन पर हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम विभूतियां पढ़ेंगे तब। कालीबंगा सभ्यता की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम जानकारी दी किसने? टेसीटोरी ने। लेकिन दोस्तों यदि आपसे खोज पूछे कालीबंगा सभ्यता की खोज, तो खोज आपको पता है कब हुई थी? 1951-52 में। मैंने आपको बताया था जब कहानी सुनाई थी कि परकोटे के अंदर या किले के अंदर 3 लोग रहते थे, अमला, थापर और उनकी बीबी। अमला खोज करता था और मैंने आपको बताया था अमला कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी बामन और बामन यानी 51-52। तो खोज करता कौन हुआ? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। दोस्तों उत्खनन की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कहानी में 1961 से 69 के बीच उत्खनन हुआ और 2 व्यक्ति थे उत्खनन करने वाले। कौन कौन? बीबी लाल और वीके थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने उत्खनन किया 1961 से 69 के बीच। दोस्तों घग्गर नदी के 2 टीलों की खुदाई की गई थी उत्खनन के दौरान। घग्गर नदी के कितने टीलों की खुदाई की गई? 2 टीलों की क्या की गई थी? खुदाई। 2 टीलों की खुदाई की गई। एक छोटा टीला, एक तो कैसा टीला था? छोटा टीला। और ये जो छोटा टीला था दोस्तों ये कहां स्थित था? तो ये था पश्चिमी क्षेत्र में। और दूसरा था दोस्तों बड़ा टीला। छोटा टीला और दूसरा बड़ा टीला। बड़ा टीला था दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में। घग्गर नदी के 2 टीलों की खुदाई की गई। छोटा टीला पश्चिमी क्षेत्र में था, बड़ा टीला पूर्वी क्षेत्र में था। ये जो छोटा टीला था जो पश्चिमी क्षेत्र था इसको दोस्तों गडी क्षेत्र के नाम से जाना गया, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इसे गडी क्षेत्र कहा गया। पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? गडी क्षेत्र। और इस गडी क्षेत्र में ध्यान रखना दोस्तों दुर्गनुमा क्या मिले थे? भवन। और जो दुर्गनुमा भवन मिले इनमें दोस्तों अब मैं आपसे यदि क्वेश्चन पूछूं कैसा परकोटा था, तो मैंने आपको कहानी में बताया था कि बीबी को डर लगता था और जब बीबी को डर लगता था तो बीबी ने कहा कि मुझे इसमें डर लगता है, इस परकोटे इसमें किले में दुर्ग में डर लगता है। तो अमला और थापर ने बीबी के लिए कैसा परकोटा बनवाया था? दोहरा। दोहरा परकोटा। तो हम कह सकते हैं कि दोहरे परकोटे के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। दोस्तों ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसको नगर क्षेत्र के नाम से जाना गया। जाना गया किसके नाम से जाना गया दोस्तों? नगर क्षेत्र के नाम से जाना गया। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। एक बार वापस से मैं इसको समझा देता हूं, इससे आगे फिर पढ़ेंगे।
शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बहती हुई कहाँ तक जाती है? पाकिस्तान में। जब ये नदी अपने तेज उफान पर होती है तो अपना जल कहाँ तक ले जाती है? फोर्ट अब्बास तक। दोस्तों इस नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से। और हकरा नाम दिया कहाँ? बहावलपुर जिले में। सर्वप्रथम हकरा नाम से संबोधित कहाँ किया जाता है? बहावलपुर जिले में। दोस्तों ये जो घग्गर नदी है हमारे राजस्थान तक आते आते इसे अनेक नामों से जाना जाता है। मृत, नाली, नट, पाट, सौतर, लेटी हुई, राजस्थान का शोक। मैंने आपको बताया था जब शिवालिक पर्वतमाला अर्थात हम कह सकते हैं कि कालका की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो हमारे गंगानगर जिले के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन को ये जलमग्न कर देती है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, इसलिए से राजस्थान का क्या कहा जाता है? शोक। घग्गर नदी से पूर्व यहाँ जो नदी बहती थी हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत ही सरस्वती, जिसे हम नदीतमा या दोस्तों नदीतमा या दृशदवती भी कहते हैं। अगर हम बात करें सरस्वती नदी तो दोस्तों सरस्वती नदी का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है वो किस ग्रंथ से? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें सरस्वती नदी का सबसे प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। घग्गर नदी के मुहाने पर हमारा हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों सबसे पहले हमें कालीबंगा सभ्यता की जानकारी देने वाले जो व्यक्ति है वो है टेसीटोरी। जानकारी यदि पूछे तो टेसीटोरी, मैंने आपको बताया था इटली निवासी थे, बीकानेर साहित्य पर इन्होंने शोध किया था। स्मारक बीकानेर राज्य अभिलेखागार के समीप और इसे बनवाया था गंगा सिंह ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की तो उसका उत्खनन 1961 से 69 के बीच कितने आदमी? 2, बीबी लाल और बीके थापर। घग्गर नदी के 2 टीलों की दोस्तों खुदाई की गई थी, एक छोटा टीला और एक बड़ा टीला। छोटा टीला पश्चिमी क्षेत्र में था जिसे गढ़ी क्षेत्र के नाम से जाना गया और यहाँ से दुर्गनुमा भवन मिले जिनमें कैसा परकोटा था दोस्तों? दोहरा परकोटा। पूर्वी क्षेत्र पर बड़ा टीला था और ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना गया? नगर क्षेत्र के नाम से। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों मैंने आपको बताया था कालीबंगा सभ्यता में जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी तो कहानी के दौरान मैंने यहाँ से काफी सारी जो तथ्य हैं, काफी सारे तथ्य मैंने वहां आपको बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता की यदि हम बात करें तो यहाँ क्या मिले हैं? नगर। कालीबंगा सभ्यता से क्या मिले दोस्तों? नगर। और दोस्तों नगरों में क्या पाई जाती है? सड़क। और सड़क आपस में एक दूसरे को किस पर काटती है? समकोण पर। हमें यहां से नगर के प्रमाण अर्थात हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। नगर मिले और नगरों में क्या पाई जाती है? सड़कें। और सड़क आपस में एक दूसरे को किस पर काटती है? समकोण पर काटती है। सड़कों की जो ये समकोणीय व्यवस्था थी इसको कुछ नामों से पुकारा गया, जैसे सड़क कैसे थे? सड़क, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क और ये सड़क। सड़कों की ये जो समकोणीय व्यवस्था है इसे अनेक नामों से पुकारा गया, जैसे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, दोस्तों यहां से सड़कों की कैसी व्यवस्था मिली? समकोणीय व्यवस्था, जिसे किस नाम से पुकारा गया? ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। दोस्तों सड़क और इन सड़कों के किनारे पर देखो दोस्तों पूरी सभ्यता को हम कहानी के माध्यम से याद रखेंगे और बाद में जब हम पढ़ रहे हैं अभी तो इसको पूरा सिस्टम है। नगर, नगर में क्या पाए गए? सड़क, सड़कों कैसी थी? समकोण, समकोणीय व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। देखो इसी तरह की विद्युत विभाग में ग्रिड होती है, इसी तरह का ये जाल सा दिख रहा है, इसी तरह की का चेसबोर्ड होता है, इसी तरह की ऑक्सफोर्ड की संरचना थी। सड़कों के किनारे पर क्या मिले दोस्तों? भवन। और ये जो भवन थे इन भवनों के दरवाजे जो थे वो किधर थे? पीछे की ओर। ये सड़क और सड़क के किनारे पर क्या बने होते हैं? भवन। और ये जो भवन थे इन भवनों के दरवाजे, भवनों के जो दरवाजे थे दोस्तों वो किधर थे? पीछे की ओर। सड़क, सड़क के किनारे पर क्या बने होते? भवन। और भवनों के दरवाजे कैसे थे? पीछे की ओर।
इसलिए अब दरवाजे पीछे की ओर है, तो बताओ दोस्तों ये लोग शांति प्रिय होंगे अशांति प्रिय? तो दरवाजे पीछे थे तो आगे सड़क पर क्या हो रहा है, इन्हें कोई लेना देना नहीं था, तो ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। कैसे थे दोस्तों? शांति प्रिय थे। और इनके दरवाजे यदि आपसे पूछ ले तो इनके दरवाजे कैसे थे दोस्तों? एक पल्ले के। दरवाजे कैसे थे? एक पल्ले के दरवाजे मिले। भवनों का अगर हम निर्माण की बात करें तो यहां से जो भवनों का निर्माण मिला है वो दोस्तों कैसी ईंटों से? आरंभ में कैसी ईंटों से था? कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से भवनों का निर्माण मिला आरंभ में। अब भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, कच्ची ईंटों से निर्माण हुआ, तो यहाँ कैसे घर थे? कच्चे घर थे। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, इस सभ्यता को एक नाम दिया गया, वो है दीनहीन सभ्यता। क्वेश्चन आएगा दीनहीन सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो दीनहीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। लेकिन ध्यान रखना, भवनों का निर्माण बाद में, तो बाद में कैसी ईंटों से था? पक्की ईंटों से। बाद में कैसी ईंटों से था? पक्की ईंटों से। और ये जो पक्की ईंट थी दोस्तों, इन ईंटों के आकार का अनुपात यदि हम देखें, आकार का अनुपात, तो इनके आकार का अनुपात था 4:2:1। आकार का अनुपात क्या था? 4:2:1। दोस्तों ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में। अगर उसने 4:2:1 नहीं दिया तो वो देगा आपको 30 × 15 × 7.5। क्या देगा दोस्तों? 30 × 15 × 7.5। यहां मैंने आपको बताया था, बीबी को जब कपड़े धोने के लिए अमला और थापर ने कहा तो बीबी ने कहा कि मैं कपड़े कहाँ धोऊंगी, तो उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी पे जाना और जा करके धो लेना। लेकिन बीबी ने जब मना कर दिया तो इन्होंने बीबी के लिए क्या बनवाया था? कुआं बनवाया, और कुएं के पास क्या बनवाया? स्नानागार। तो यहां से स्नानागार के क्या मिले? प्रमाण। स्नानागार के प्रमाण मिले। और स्नानागार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो स्नानागारों में क्या थी? नालियां। और नाली कैसी थी? लकड़ी। कहानी आपको याद आ रही होगी जिन्होंने भी कालीबंगा पार्ट फर्स्ट को देखा है। मैंने आपको बताया था स्नानागारों में जब कपड़े धोने लगी तो स्नानागार में पानी इकट्ठा होने लगा, परकोटे में पानी इकट्ठा होने लगा। पानी को निकालने के लिए अमला और थापर ने नाली बनवाई। तो लकड़ी की क्या मिली? नाली। लकड़ी की नाली के क्या मिले? प्रमाण। और ध्यान रखना, लकड़ी की नाली के प्रमाण विश्व में एकमात्र कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तो ध्यान रखना भाई, विश्व में एकमात्र लकड़ी की नाली कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों बाद में इन नालियों का निर्माण, बाद में निर्माण किया गया पक्की ईंटों से। आरंभ में निर्माण कच्ची ईंटों से, लेकिन बाद में कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों से। और जो नाली बनाई गई वो नाली कैसी थी दोस्तों? नाली, गड्ढा, नाली, गड्ढा, नाली, गड्ढा, नाली। और इसे किससे जोड़ दिया गया था आगे चलकर? मुख्य नाले से। किससे जोड़ दिया गया? मुख्य नाले से। दोस्तों पानी आता गंदा, आकर के नालियों में गिरता, इन गड्ढों में गिरता, नालियों से पानी आता, कूड़ा कचरा यहाँ इकट्ठा होता, पानी आगे बढ़ जाता, कूड़ा कचरा इकट्ठा होता, पानी आगे बढ़ जाता, कूड़ा कचरा इकट्ठा होता, पानी आगे बढ़ जाता, और जाके किस में मिल जाता? मुख्य नाले में। अब गड्ढों में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है तो इस कूड़े कचरे को साफ किया जाएगा, और गड्ढों की सफाई कौन करता है? नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद। तो सर्वप्रथम नगर निगम जैसे, सर्वप्रथम नगर निगम जैसी संस्था की जानकारी कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता पार्ट 2।
नगर मिले यहां से, नगरों में क्या मिली, सड़कें, और सड़क कैसी थी, समकोण। सड़क आपस में एक दूसरे पर काटती थी समकोण पर। सड़कों की ये जो समकोणीय व्यवस्था थी दोस्तों, इसे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। भवनों का सड़क के किनारे पर भवन होते थे और भवनों का जो दरवाजा था वो किधर था, पीछे की ओर, इसलिए लोग कैसे थे, शांति प्रिय। दरवाजे एक पल्ले के थे। भवनों का निर्माण यदि हम देखें तो आरंभ में कच्ची ईंटों से मिला, इसीलिए अनुमान लगाया कि यहाँ जो लोग बसते थे, जो लोग रहते थे वो कैसे थे, गरीब थे, इसीलिए सभ्यता को क्या कह दिया, दीनहीन सभ्यता कहा गया। बाद में निर्माण पक्की ईंटों से, और ईंटों के जो आकार का अनुपात था दोस्तों वो कितना था, 4:2:1। बहुत बार आया है क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त ईंटों के आकार का अनुपात क्या था, तो क्या है 4:2:1। ये इंच में है, ये सेंटीमीटर में। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, दे सकता है वो 30 × 15 × 7.5। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्नानागार के प्रमाण मिले थे, और स्नानागारों में जो नाली मिली वो किसकी थी, लकड़ी की। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहां से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, लेकिन बाद में नालियों का जो निर्माण करवाया वो किससे, पक्की ईंटों से। दोस्तों ईंटों को की जो नाली बनाई गई, उनके बीच में गड्ढे बनाए गए और इसे मुख्य नाले से जोड़ दिया गया। गड्ढों की सफाई की जाती है, और इस सफाई का कार्य करता है कौन, नगर निगम। इसीलिए सर्वप्रथम नगर निगम जैसी संस्था की जानकारी कहां से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। एक बार दोस्तों इसे छापो, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, नगरों में क्या पाई गई थी, सड़क, और सड़क आपस में एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर, जिसे हमने समकोणीय पद्धति को क्या नाम दिया, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेसबोर्ड, ऑक्सफोर्ड। भवनों का निर्माण आरंभ में कच्ची ईंटों से था, बाद में पक्की ईंटों से। दरवाजे पीछे की ओर थे, इसलिए शांति प्रिय थे, एक पल्ले के दरवाजे थे। कच्ची ईंटों से निर्माण मिला, इसलिए सभ्यता को क्या नाम दिया, दीनहीन सभ्यता। मैंने आपको बताया था पक्की ईंट जो थी उनके आकार का अनुपात क्या था, 4:2:1 या 30 × 15 × 7.5। दोस्तों स्नानागार मिले जिनमें लकड़ी की नालियां मिली थी। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहां से लकड़ी की क्या मिली है, नालियां। लेकिन नालियों का बाद में निर्माण पक्की ईंटों से हुआ, और जो नाली बनाई गई उनके बीच बीच में गड्ढे बनाए गए, और इन नालियों को मुख्य नाले से जोड़ दिया गया। गड्ढों में कूड़ा कचरा इकट्ठा होता था, इनकी सफाई की जाती थी। सफाई का कार्य करता है नगर निगम। तो नगर निगम जैसी संस्था की क्या मिली है, जानकारी मिली है। दोस्तों एक महिला की मुद्रा मिली। दोस्तों यहां से हम पढ़ रहे कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। एक महिला की मुद्रा मिली। एक महिला की क्या मिली है दोस्तों, मुद्रा। एक महिला की मुद्रा मिली जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहा गया। जिसे क्या कहा गया दोस्तों, कुमार देवी। इसी को कहते हैं मातृ देवी कहा गया। एक महिला की मुद्रा मिली जिसे कुमार देवी की मुद्रा या मातृ देवी कहा गया। इस महिला से अनुमान लगाया गया कि यहाँ जो परिवार थे, महिला से अनुमान लगाया गया कि यहाँ के यानी कालीबंगा सभ्यता के जो परिवार थे वो कैसे थे, तो वो थे मातृसत्तात्मक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त परिवार कैसे थे, मातृसत्तात्मक परिवार। बताओ दोस्तों, अब परिवार मातृसत्तात्मक है तो बताओ एकल होंगे या संयुक्त परिवार होंगे। तो परिवार कैसे थे, अरे भाई जिस घर में महिला की चलती है उस घर में परिवार कैसे हो सकते हैं, एकल। तो परिवार कैसे थे, एकल। मैंने आपको बताया था ये कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। और शहरों में हमेशा परिवार, नगरों में हमेशा परिवार कैसे होते हैं, एकल। जैसे शादी हुई, लड़का अपनी बहू को लेकर अलग, तो एकल परिवार। बाकी ग्रामीण सभ्यता आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे आहड़, वहां परिवार कैसे मिलेंगे आपको, संयुक्त, क्योंकि वहां परिवार कैसे होंगे, पितृसत्तात्मक। आज भी गांव में ग्रामीण अंचल की हम बात करें तो परिवार कैसे मिलते हैं, संयुक्त। तो यहां से महिला की मुद्रा मिली। इस महिला से हमने अनुमान लगाया कि परिवार मातृसत्तात्मक थे। और कैसे परिवार थे, एकल परिवार। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये महिला श्रृंगार करती थी। इसकी क्या मिली, श्रृंगार पेटी मिली। श्रृंगार पेटी मिली। हमने पेटी को खोल के देखा था पार्ट फर्स्ट में, और मैंने आपको बताया था पेटी के अंदर कुंडल, दर्पण, हाथी दांत का कंगा, अस्थियों की सुई, और ऐसा कहते हैं यहां से लिपस्टिक भी मिली थी।
ये जो महिला है ये अपने बच्चों को खिलाया करती थी और बच्चों को खिलाने के लिए इसके पास क्या मिला? झुंझुना मिला। किसका झुंझुना था? लकड़ी का। लकड़ी का या मिट्टी भी आ सकता है दोस्तों, मिट्टी का झुंझुना मिला। मिट्टी का झुंझुना मिला, लकड़ी नहीं मिट्टी का करना दोस्तों। यहां से इसके अलावा यहां से ये महिला अपने बच्चों को खिलाया करती थी, तो यहां से मिट्टी का क्या मिला है? झुंझुना मिला। मिट्टी का झुंझुना मिला। दोस्तों भवनों में दरारें मिली थी। कालीबंगा सभ्यता से जो भवन प्राप्त हुए उनमें क्या मिली थी? दरारें। अब भवनों में दरारें मिली, अब दरार कब आएगी? जब भूकंप आया होगा। तो भवनों में दरारें मिली, इससे अनुमान लगाया कि यहाँ क्या आते थे? भूकंप। तो सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। इसका मतलब क्या आया था? भूकंप आया था। अब भवनों में दरारें थी तो भवनों को वापस से फिर से अलंकृत किया गया होगा। तो ध्यान रखना, अलंकृत जोड़ते हुए पढ़ना है दोस्तों। महिला की मुद्रा मिली, कुमार देवी की मुद्रा कहा गया। महिला से अनुमान लगाया, परिवार मात्र सत्तात्मक थे। कैसे परिवार थे? एकल परिवार। महिला श्रृंगार करती थी, तो श्रृंगार की क्या थी? पेटी थी। महिला बच्चों को खिलाती थी, तो मिट्टी का झुंझुना था। भवनों में दरारें मिली, इससे हमने अनुमान लगाया क्या आते थे? भूकंप। पूरा जोड़ते हुए चलना है। भूकंप के अनुमान लगाए, भवनों में दरारें थी तो भवनों को अलंकृत किया गया। तो अलंकृत या सजावटी क्या मिला है? आंगन या फर्श मिला। अलंकृत या सजावटी क्या मिला? आंगन या फर्श मिला। मैंने आपको बताया था जब अमला और थापर खेत पर जाते थे तो इनकी बीवी इन्हें खाना बनाती थी, और खाना बनाने के लिए क्या था भाई? तंदूर। तंदूरी चूल्हा मिला। तंदूरी चूल्हा व उस्तरा। क्वेश्चन आएगा, तंदूरी चूल्हा व उस्तरा के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो तंदूरी चूल्हा और उस्तरा के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों व्याघ्र अंकित मुद्रा मिली। व्याघ्र अंकित क्या मिली है? मुद्रा। व यहां से जो मोहरें मिली, बेलनाकार मुहरें मिली। मुद्रा पर तो क्या अंकित था दोस्तों? व्याघ्र का चिन्ह अंकित था, चित्र अंकित था, लेकिन मोहर कैसी थी? बेलनाकार मोहरें थी। दोस्तों यहां से 7 हवन कुंड मिले। कितने हवन कुंड मिले हैं? 7 हवन कुंड मिले, जिन्हें अग्निवेदिका 7 हवन कुंड मिले, जिन्हें अग्निवेदिका या यज्ञ वेदिका कहा गया। क्वेश्चन आएगा, अग्निवेदिका, यज्ञ वेदिका या हवन कुंड के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। अगर आपको कहानी याद है तो मैंने आपको बताया था बीबी पूजा करती थी और पूजा के लिए क्या थे? हवन कुंड। इन हवन कुंडों में मैंने आपको बताया था क्या मिली थी? हड्डियां। और इन हड्डियों से हमने अनुमान लगाया था कि ये लोग क्या देते थे? बलि। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम बलि देने के क्या मिले हैं? प्रमाण। सर्वप्रथम बलि देने के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम बलि देने के क्या मिले? प्रमाण। हल से जुते खेत के निशान मिले। हल से जुते खेत के निशान मिले। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब अमला और थापर खेत पर जाते थे तो बीबी ने पूछा कि आप रोज कहाँ जाते हो? तो अमला और थापर ने कहा कि हम खेत पर जाते हैं। कि खेत पर जाकर क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि हम हल चलाते हैं। इसका मतलब खेत जोतते हैं। तो हल से जोते खेत के क्या मिले? निशान। बीबी ने पूछा भाई हल जोतते हो, खेती करते हो, तो खेती किसकी करते हो? तो इन्होंने बताया सरसों, चना, गेहूं
जौ की कैसी कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि करते हैं। और एक साथ कितनी फसल उगाते हैं? 2। मैंने आपको बताया था सरसों के साथ चना और गेहूं के साथ जौ। तो कितनी फसल? एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण। एक साथ कितनी फसल उगाने के प्रमाण मिले? 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले। अधपके चावल मिले। अधपके क्या मिले हैं? चावल मिले। अधपके चावल मिले कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कैसे चावल मिले? अधपके। जब खेती होती थी तो बीवी ने पूछा कि भाई जब पैदावार होती है तो कैसे पता चलता है कि कितनी पैदावार हुई, कितनी पैदावार नहीं हुई? तो इन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे पास क्या है? तराजू। तो तराजू के क्या मिले हैं? प्रमाण। बीवी ने कहा कि भाई जो फसल की पैदावार होगी उसको कैसे घर लेकर आओगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास इसके लिए क्या है? बैलगाड़ी। तो किसकी बैलगाड़ी मिली दोस्तों? मिट्टी की बैलगाड़ी। मिट्टी की क्या मिली? बैलगाड़ी मिली। दोस्तों जब ये हल जोत रहे थे तो इन्हें एक खोपड़ी मिली। क्या मिली? खोपड़ी। और खोपड़ी कितने छिद्र थे? 6 छिद्रों से युक्त। 6 छिद्रों से युक्त खोपड़ी मिली। 6 छिद्रों से युक्त क्या मिली? खोपड़ी मिली। इन 6 छिद्रों से अनुमान लगाया गया कि इसे एक रोग हुआ था और रोग है हाइड्रो स्फेलिस रोग की जानकारी मिली। जानकारी मिली। दोस्तों इस रोग के निदान हेतु इन छिद्रों से अनुमान लगाया गया कि इस रोग के निदान हेतु इस खोपड़ी का क्या किया गया था? ऑपरेशन किया गया था, शल्य चिकित्सा की गई थी। तो सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों 3 प्रकार के समाधान मिले। कितने प्रकार के समाधान मिले? 3 प्रकार के क्या मिले हैं? शवाधान। 3 प्रकार के शवाधान मिले। शवाधान कहते हैं अंतिम संस्कार को। तीन प्रकार के क्या मिले? शवाधान मिले। और शवाधान कहते हैं किसको? अंतिम संस्कार को। 3 प्रकार के जो शवाधान थे वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो एक तो था कलश शवाधान। कलश शवाधान। और कलश शवाधान दोस्तों यहां से सर्वाधिक मिले। कौन से शवाधान? कलश शवाधान यहां से सर्वाधिक मिले। दूसरा था दोस्तों आंशिक शवाधान। और तीसरा है पूर्ण शवाधान। अब क्या होते थे दोस्तों ये शवाधान? कलश शवाधान में क्या करते थे ये लोग? कालीबंगा के लोग जब भी कोई व्यक्ति मरता था तो उसका अंतिम संस्कार करते। अंतिम संस्कार करने के बाद जो उसकी अस्थियां होती थी दोस्तों उन्हें कलश में एकत्रित करते। यदि वह पूर्ण रूप से परिपक्व परिवार का है तो उसकी अस्थियों को गंगा के जल में प्रवाहित कर देते थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता था तो उसकी अस्थियों को एक बट या पीपल के वृक्ष की जड़ों में गाड़ देते थे। अब इंतजार किया जाता था आगे चल करके कोई मरे। आगे चल करके जब कोई मरता था तो उसकी अस्थियों के साथ जो पीपल के या बट वृक्ष की जड़ों में जो अस्थियां गड़ी हुई है उस कलश को भी निकालते थे और दोनों को ले जा करके एक साथ गंगा के जल में प्रवाहित कर देते थे। ये समाधान था कौन सा? कलश समाधान। आंशिक समाधान में दोस्तों क्या करते थे ये लोग? जब भी कोई व्यक्ति मरता था
तो उसके अस्थियों को, उस मृत शरीर को, उसके मृत शरीर को जंगल में छोड़ देते थे पशु पक्षियों के भक्षण के लिए। 10 से 12-15 दिन बाद ये वापस वहां जाते थे, उसकी जो अस्थियां कुछ बचती थी उनको एकत्रित करते थे और गंगा के जल में प्रवाहित कर देते थे। ये समाधान था आंशिक समाधान। लेकिन पूर्ण समाधान इससे बिल्कुल अलग था। पूर्ण समाधान में ये मृत शरीर के पैर, मृत शरीर के पैर दक्षिण दिशा में करके उसका क्या करते थे? अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधान में मृत शरीर के पैर दक्षिण दिशा में किए जाते थे और उसके बाद उसका क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार। इससे इनका अनुमान था दोस्तों कि ये जो मृत शरीर है ये पुनः क्या लेगा? जन्म लेगा। इससे इनका अनुमान था कि इस तरह से जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो व्यक्ति क्या लेता है? पुनः जन्म लेता है। आज हमारे हिंदू धर्म में भी जब अंतिम संस्कार करते हैं तो पैर किधर किए जाते हैं? दक्षिण दिशा में किए जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब ग्रामीण अंचल में, अधिकांशतः गांव की बात है, जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में पैर करके अगर सो रहा होता है तो जो गांव के बुजुर्ग होते हैं अगर उनकी नजर पड़ जाती तो वो आकर के अरे पैर इधर कर। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में पैर करके सिर्फ जब आदमी मर जाता है तब उसे सुलाया जाता है। दोस्तों, कलश समाधान मिला, आंशिक समाधान मिला, पूर्ण समाधान मिला, युग्म समाधियां मिली। युग्म क्या मिली? समाधियां। यहां से जो समाधि मिली वो कैसी थी? युग्म समाधि मिली। अंडाकार कब्रें मिली। अंडाकार क्या मिली है? कब्रें। अंडाकार कब्रें मिली जिन्हें चिरायु कब्र कहा गया। दोस्तों, अंडाकार कब्रें मिली जिनको क्या नाम दिया गया? चिरायु कब्र नाम दिया गया। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। 200 कंकाल मिले। कितने मानव कंकाल मिले हैं? यहां से 200 मानव कंकाल मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा के लोग जब किसी व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके साथ क्या क्या रखते थे? देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। सरसों के साथ चना, गेहूं के साथ जौ, अधपा के चावल मिले, तराजू के प्रमाण मिले, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली, 6 छिद्रों से युक्त खोपड़ी मिली थी। दोस्तों, इन छिद्रों से अनुमान लगाया गया कि इसे कोई रोग हुआ था। जो रोग था वो था हाइड्रोस्पेलिस और इस रोग के निदान हेतु इसकी शल्य चिकित्सा की गई थी। तो सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। 3 प्रकार के दोस्तों समाधान मिले थे। समाधान कहते हैं अंतिम संस्कार को। कलश समाधान, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान। सर्वाधिक कलश समाधान प्राप्त हुए। पूर्ण समाधान में मृत शरीर के पैर दक्षिण दिशा में करके उसका अंतिम संस्कार करते थे। इससे इनका अनुमान था कि जो व्यक्ति मरा है वो पुनः क्या लेता है? जन्म लेता है। दोस्तों, युग्म समाधियां मिली। अंडाकार यहां से कब्रें मिली जिन्हें क्या नाम दिया गया? चिरायु कब्र। क्वेश्चन आएगा चिरायु नामक कब्रें कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से। 200 मानव कंकाल मिले। दोस्तों, आहड़वासी जब मृत शरीर को दफनाते थे, आहड़वासी मृत शरीर को दफनाते समय, मृत शरीर को दफनाते समय, जब ये मृत शरीर को दफनाते थे तो मृत शरीर को दफनाते समय उसके साथ कुंडल, दर्पण व बर्तन रखते थे। कालीबंगा के लोग मृत शरीर को जब दफनाते थे तो उसके साथ क्या रखते थे? कुंडल, दर्पण, बर्तन रखते थे। इसलिए इस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी
सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, दीनहीन सभ्यता भी कौन सी? कालीबंगा। सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से भी किसको? कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। यहां से सैंधव लिपि के प्रमाण मिले। सैंधव, यहां से सैंधव लिपि के प्रमाण मिले। दोस्तों हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, पश्च हड़प्पा के समकालीन मानी जाती है, इसीलिए यहाँ से सैंधव लिपि के भी क्या मिले हैं? प्रमाण। और ये जो सैंधव लिपि थी ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं, दाएं से बाएं तथा दाएं से बाएं व बाएं से दाएं। हम कह सकते हैं जिग जैग में, जैसे इधर से ये इस तरह से लिखी जाती थी, जहां खत्म होता था लाइन वहीं से प्रारंभ हो जाता था, फिर वापस वैसे ही फिर प्रारंभ, तो जिग जैग में लिखी जाती थी। इस लिपि को इसीलिए अनेक नाम दिए गए। इसको सैंधव लिपि को किस किस नाम से पुकारा गया? सर्पाकार लिपि, बुस्टोफीदन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, गोमूत्रिका लिपि, किसे कहा गया? सैंधव लिपि को। दोस्तों यहां से ऊंट पालने की जानकारी मिली है। ऊंट पालने की जानकारी मिली, घोड़े की नहीं, और मंदिर के अवशेष नहीं मिले। दोस्तों एक खेल खेलते थे जिसमें पारंगत थे और वो है शतरंज। शतरंज खेलने के पासे मिले। शतरंज खेलने के क्या मिले? पासे मिले। ऊंट पालने की जानकारी मिली, घोड़े की नहीं मिली, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। शतरंज खेलने के दोस्तों क्या मिले हैं? पासे मिले। ध्यान रखना दोस्तों, बहुधान्य के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। ये जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, इसकी आयु यदि हम देखें, इसका पतन यदि हम देखें, पतन का कारण क्या रहा? तो इसके पतन का कारण है प्राकृतिक प्रकोप। या तो भूकंप आया होगा, या भूचाल आया होगा, सुनामी आई होगी, त्रासदी आई होगी, बाढ़ आई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हुआ था जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों ने इसके पतन का कारण अलग अलग भी माना है। एक इतिहासकार हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है कैनेडी। कैनेडी ने इसके पतन का कारण माना है संक्रामक रोग। दोस्तों क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा इतिहासकार है जिसने कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण संक्रामक रोग को बताया? तो वो है कौन? कैनेडी। तो गोपीनाथ शर्मा ने, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की यदि हम बात करें, गोपीनाथ शर्मा ने क्या माना है? तो इन्होंने माना भूकंप, भूचाल या कच्छ के रन में रेत भर जाना। रन में रेत भर जाना, भूचाल इनका मानना था कि अब भूचाल आया था या कच्छ के रन में रेत भर गई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हुआ? पतन। अब कालीबंगा सभ्यता की आयु क्या है?
आयु किस तरह से निकाली जाती है? सी कार्बन 14 से ही हम आयु क्यों निकालते हैं, क्या कारण है? देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इससे आगे हम बढ़ते हैं। शरीर को दफनाते समय उसके साथ कुंडल, दर्पण व बर्तन रखते थे, इसीलिए सभ्यता को दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहा गया। सेंधव लिपि के यहाँ से दोस्तों प्रमाण मिले। सेंधव लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसीलिए इसे सर्पाकार लिपि, गुष्टोपीदन, भाव चित्रात्मक, गोमूत्रिका लिपि के नाम से भी जाना गया। ऊंट पालने की यहाँ से जानकारी मिली दोस्तों, घोड़े की नहीं मिली। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। शतरंज खेलने के पासे मिले। पतन का कारण था प्राकृतिक प्रकोप। इतिहासकार कैनेडी ने इसके पतन का कारण संक्रामक रोग माना है। तो गोपीनाथ शर्मा ने भूचाल या कच्छ के रण में रेत भर जाने को इस सभ्यता के पतन का क्या बताया, कारण बताया। दोस्तों आयु की यदि हम बात करें, आयु 2300 से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम माने 2400 से 2250 ईसा पूर्व। दोस्तों जब तक हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी का पदार्पण नहीं हुआ, उससे पहले इसकी जो आयु पढ़ी जाती थी वो 2300 से 1750 पढ़ी जाती थी, क्योंकि इसे मैंने आपको बताया था, इसे हड़प्पा के समकालीन माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है, इसलिए इसकी आयु ये मानी जाती थी। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी मानी गई है? 2400 से 2250। तो आपकी एग्जाम में जब आए तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? आयु ज्ञात करने की विधि आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो आयु ज्ञात करने की विधि है C14, या हम कह सकते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 को ही हमने आयु ज्ञात करने के लिए क्यों चुना, क्या कारण है? कारण यह है कि जो कार्बन 14 है दोस्तों, ये रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण इसके नाभिक से क्या निकलते हैं? रेडिएशन। जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसको ले जाकर हमने छोड़ दिया, हमने इसे जंगल में या मरुस्थल में ले जाकर छोड़ दिया, इसके ऊपर मिट्टी के परतें आकर के जमती जाएगी और एक दिन ये क्या बन जाएगा? टीला। एक बहुत बड़ा टीला बन गया। बाद में जब हमने उत्खनन किया तो हमने इसके जीवाश्म को यहाँ से बाहर निकाला। अब जीवाश्म को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसमें 2 कार्बन मौजूद रहेंगे, एक तो C12 और एक C14। तो दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि हम C12 से क्यों नहीं आयु ज्ञात करते, C14 से ही आयु क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं होता। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका धीरे धीरे क्या होता है? अपघटन। जैसे मान लो ये कार्बन 12 और ये कार्बन 14, जब व्यक्ति मरा तब व्यक्ति के शरीर में कार्बन 12 की भी उतनी ही मात्रा थी जितनी कार्बन 14 की थी। धीरे धीरे करके कार्बन 14 का क्या होता गया? अपघटन होता गया। क्या होता गया? अपघटन होता गया। जब हमने इस जीवाश्म को खोदकर बाहर निकाला तो हमने पाया कि कार्बन 12 उसी स्थिति में है जिस स्थिति में व्यक्ति मरा था तब था। कार्बन 12 उतना कि उतना ही, लेकिन घट करके 14 कितना हो गया? आधा हो गया। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, इस कार्बन 14 का साइंस ने क्या निकाल लिया है? अर्धायु काल। और कार्बन 14 का अर्धायु काल कितना होता है? तो अर्धायु काल होता है 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन 14 को आधा होने में कितना समय लगेगा? 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष। इसीलिए हम कह सकते हैं जब हमने जीवाश्म खोदा तो जीवाश्म को जब बाहर निकाला तो हमने देखा कि कार्बन 14 कितना था? आधा था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब कितना पुराना है जीवाश्म? 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष। यानी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बन 14 से हम आयु इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण इसके नाभिक से रेडिएशन निकलते हैं, और यही कारण है कि इसका साइंस ने क्या निकाल लिया है? अर्धायु काल निकाल लिया है। अर्धायु काल कितनी है? कितना है? 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष। आगे बढ़े दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दोस्तों, अब पहली तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता है तो पहली कौन सी है? तो प्रथम है हड़प्पा। तो दूसरी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। पहली हड़प्पा, दूसरी कौन सी? मोहनजोदड़ो। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए 1985-86 में कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए 1985-86 में हनुमानगढ़ जिले में एक संग्रहालय विकसित किया गया है। दोस्तों, हमने पढ़ी कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का पूरा विकास क्रम मैंने आपको बताया, यहाँ की सारी विशेषताएं बताई, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, कौन कौन से अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। इससे आगे की जितनी भी और सभ्यताएं हैं उनका क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आगे के और भी रोचक जितने भी टॉपिक हैं उन सब के अध्ययन हेतु हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।